हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है मीनिंग एंड एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। टॉपिक पर चर्चा आरंभ करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5, 10 और 9 के थ्योरी पार्ट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर वीडियो के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना चाहते हैं, मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो देखना चाहते हैं, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स क्या है, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, एग्जाम में आंसर कैसे लिखते हैं और पेडागोगी के प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, वुमेन, दलित एंड ट्राइबल पीपल, अर्थात हाशिया पर खड़े समूह, उसमें महिलाएं, दलित और जो जनजाति हैं वो जनजाति वर्ग के लोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाशियाकरण का क्या अर्थ है। मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन इन एजुकेशन। तो शिक्षा में हाशियाकरण से तात्पर्य समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है, इन्हें शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध कराना है। जब हम वंचित वर्ग या हाशिए पर खड़े लोगों की शिक्षा की बात करते हैं तब इसमें निम्नलिखित वर्गों की शिक्षा आ जाती है। नंबर 1 है ST/SC चिल्ड्रंस, मतलब जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं वो। नंबर 2 है बैकवर्ड क्लासेस, मतलब पिछड़े वर्ग और पिछड़े क्षेत्रों, बैकवर्ड एरिया के जो बच्चे हैं वो। थर्ड है वुमेन या गर्ल्स एजुकेशन, मतलब लड़कियों और महिलाओं या स्त्रियों की शिक्षा भी इसके अंतर्गत आती है। नंबर 4 है एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनकी शिक्षा भी इसके अंतर्गत आती है। और अंत में नंबर 5 एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड एंड डल स्टूडेंट्स, मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं या फिर मंद बुद्धि बच्चे हैं उनकी भी शिक्षा इसके अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं ये कौन है, या फिर हाशिया पर खड़े लोग कौन हैं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, तो वंचित वर्ग समाज के वे लोग हैं जो कि सदियों से भेदभावपूर्ण रवैये के कारण समाज की मुख्य धारा से अलग थलग रहे हैं तथा इन्हें राज्य द्वारा उचित स्थान दिलाने के लिए विशेष प्रावधान एवं सहायता की जरूरत पड़ती है। इस वर्ग में मुख्य रूप से अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ही आती हैं। भारतीय संविधान की धारा 340, 341 में और 342 में ये वर्णन है कि आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों को पिछड़े और कमजोर वर्ग में जिन्हें रखा गया है, इन्हें अर्थात इस धारा में जो आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जनजातियां हैं उन्हें कमजोर वर्ग में रखा है। और चूंकि शैक्षिक दृष्टि से स्त्रियां भी पुरुषों से काफी पीछे हैं इसलिए इन्हें भी वंचित वर्ग में रखा गया है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में, जब हमारा समाज 4 भागों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो जो शूद्र वर्ग के लोग थे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो ये क्या हुआ, ये समाज के ये शिक्षा न प्राप्त करने की वजह से ये समाज के अन्य वर्ग जो कि शिक्षित थे उनसे पिछड़ गए, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। तो इन्हें ही वंचित वर्ग कहा गया। जैसे देखिए इस कॉपी में इस स्थान को हमने छोड़ दिया है तो इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो वैसे ही हमारे समाज में जो भी वर्ग रहे तो उसमें से जो शूद्र वर्ग के लोग थे उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हुआ तो वो समाज से अलग थलग हो गए, इन्हें ही वंचित वर्ग कहा जाता है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कहा जाता है।
तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हालांकि ब्रिटिश के शासन काल में भी इनकी शिक्षा की कुछ व्यवस्था की गई थी, लेकिन फिर भी उस समय ब्रिटिश द्वारा जो शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य था अपने शासन के लिए लोगों को तैयार करना। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब इन वंचित वर्ग के लोगों की उचित शिक्षा व्यवस्था की जाने लगी। संविधान में इसके लिए प्रावधान दिए गए और बहुत सारी योजनाएं भी बननी आरंभ हो गई। कई तरह के आयोग स्थापित किए गए जो कि इन विभिन्न प्रकार के वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए प्रयास करने लगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्त्री शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए गए। अटेम्प्ट फॉर वुमेन एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा के लिए किए गए प्रयास। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो देश के स्वतंत्र होने के बाद, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात ही सर्वप्रथम 1948-49 में राधा कृष्णन कमीशन या राधा कृष्णन आयोग का, या फिर इसे विश्वविद्यालय आयोग के भी नाम से जाना जाता है, उसका गठन किया गया और इसने स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने का सुझाव दिया था। इसके बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके कुछ समय बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 में हमारा जो है संविधान लागू हुआ, जिसमें स्त्रियों को समानता का अधिकार दिया गया, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू हुआ। तो उसके बाद 1951 में स्त्री शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य शुरू हुआ, जिसे हम संक्षिप्त रूप में देखते हैं। नंबर 1 है नेशनल वुमेन एजुकेशन कमिटी, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958। तो 1958 में केंद्र सरकार ने स्त्री शिक्षा के लिए या फिर स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया। इसे देशमुख समिति भी कहते हैं। समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें ही उसके नाम पर ही उस समिति को या फिर उस आयोग को जाना जाता है। तो इस समिति ने जो सजेशंस दिए उसे देखते हैं। देशमुख समिति ने सबसे पहला सुझाव दिया कि स्त्री शिक्षा के लिए अतिरिक्त धन राशि की व्यवस्था की जाए। जो दूसरा सुझाव था इस समिति का, वह यह कि केंद्र में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद तथा राज्यों में बालिका एवं स्त्री शिक्षा राज्य परिषद का गठन किया जाए। थर्ड सजेशन जो था इस कमिटी का, वह था कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद को स्त्री शिक्षा से संबंधित नीति एवं योजना बनाने का कार्य सौंपा जाए। अर्थात ये जो समिति थी ये स्त्री शिक्षा से संबंधित थी और इसमें राष्ट्रीय अर्थात केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर परिषद बनाने की बात कही गई और स्त्री शिक्षा से संबंधित नीति एवं योजना बनाने का कार्य भी इस समिति को सौंपा गया। अब जो दूसरी समिति बनाई गई थी महिलाओं के शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, वह है हंसा मेहता कमेटी या हंसा मेहता समिति 1962। 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के सुझाव पर हंसा मेहता समिति का गठन किया गया। मतलब ये जो पहली समिति बनी थी उसके सुझाव पर ही हंसा मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने स्त्री शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। अब हम सजेशंस देखते हैं कि हंसा मेहता समिति ने क्या सजेशंस दिए थे। नंबर 1 है प्राथमिक स्तर पर लड़के लड़कियों का पाठ्यक्रम एक समान हो, प्राथमिक स्तर अर्थात 1 to 8 क्लास तक। जो दूसरा सजेशन था वह है माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य हो या फिर गृह विज्ञान की शिक्षा की सुविधा
उपलब्ध कराई जाए। और थर्ड है लड़कियों के लिए अलग से व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था हो। तो जो देखिए पहली समिति थी वो स्त्रियों से संबंधित थी, और जो हंसा मेहता समिति थी, इस समिति ने सुझाव दिया कि लड़के और लड़कियों का पाठ्यक्रम एक समान हो और लड़कियों को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाए और लड़कियों को व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए, अर्थात न केवल शिक्षा दी जाए बल्कि व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। तीसरी जो कमेटी बनी थी वह है भक्त वत्सलम कमेटी 1963 में। भक्त वत्सलम कमेटी ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के शिक्षा के संबंध में सुझाव दिया। देखिए पहली जो कमेटी थी देशमुख समिति थी, उसने स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव दिया। दूसरी हंसा मेहता समिति ने लड़कियों की शिक्षा के संबंध में सुझाव दिया। अब भक्त वत्सलम कमेटी ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की शिक्षा के संबंध में सुझाव दिया और भक्त वत्सलम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसके कुछ सुझाव जो थे वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है 6 to 14 ईयर्स की लड़कियों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नंबर 2 है लड़कियों के लिए अलग से स्कूल, छात्रावास तथा आवागमन के साधनों की सुविधा की व्यवस्था की जाए। जैसे बहुत से पेरेंट्स होते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कि लड़कियों को लड़कों के साथ एक ही स्कूल में नहीं भेजना चाहते, और फिर बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां होती हैं कि जो प्रतिदिन स्कूल आना जाना नहीं कर सकती, या फिर कुछ ऐसी भी लड़कियां होती हैं कि जो स्कूल आना जाना चाहती हैं लेकिन आवागमन के साधनों की सुविधा के अभाव के कारण वो स्कूल नहीं आ सकती। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ये सुझाव दिया गया कि उनके लिए अलग से स्कूल स्थापित किए जाएं, हॉस्टल्स बनाए जाएं और आवागमन के जो साधन है उनकी सुविधा की व्यवस्था की जाए। जो तीसरा सजेशन था वह है कि महिला महाविद्यालय की स्थापना तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं छात्रवृत्ति की सुविधा। अब जैसे है कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर ले, अब महिलाएं जो आगे पढ़ना चाहती है तो उसके लिए क्या करें। लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था हो गई विद्यालय के द्वारा, अब महिलाओं की शिक्षा के लिए तो कॉलेजेस खोलने होंगे। तो इसलिए इस समिति ने सुझाव दिया कि महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाए। और व्यावसायिक शिक्षा की बात तो पहले हंसा मेहता कमेटी ने की ही थी। तो व्यावसायिक शिक्षा एवं छात्रवृत्ति की सुविधा, क्योंकि छात्रवृत्ति मिलने से बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो भी व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। इसके बाद जो सजेशन देने के लिए कमेटी बनी वह है कोठारी कमीशन, अर्थात कोठारी कमीशन ने महिला शिक्षा के लिए सुझाव दिया। कोठारी कमीशन बना था 1964-66 में। इस कमीशन ने सुझाव दिए कि लड़कियों के लिए अलग से माध्यमिक स्कूल एवं कॉलेज खोले जाएं, छात्रावास की व्यवस्था की जाए, आवागमन की सुविधा देने का सुझाव दिया तथा पत्राचार पाठ्यक्रम की सुविधा देने की भी अनुशंसा की। अब देखिए, जो भक्त वत्सलम कमेटी ने कहा कि महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाए और व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाए, तो इसमें एक और चीज जो कोठारी कमीशन ने जोड़ा, नया चीज पत्राचार पाठ्यक्रम, जिसे हम दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं। और अभी जैसे इग्नो वगैरह से बहुत सारे लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो वैसी महिलाएं जो रेगुलर तौर पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती हैं, तो वैसी महिलाओं को शिक्षा देने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुशंसा कोठारी कमीशन ने की। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 5 में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने महिला शिक्षा के लिए क्या कुछ सुझाव दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला शिक्षा के विकास के लिए कई घोषणाएं करने के साथ साथ इनके क्रियान्वयन अर्थात इम्प्लीकेशन के लिए कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई, जिसके फलस्वरूप जिन जिलों में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है वहां जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP
शुरू किया गया। फिर है नंबर 2, 1989 में ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया। फिर है नंबर 3, नवोदय विद्यालयों में 30% आरक्षण +2 पर नए नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम, अलग से पॉलिटेक्निक कॉलेज की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है नंबर 6, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। 2004 में ST, SC और OBC बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई। शहरों में भी आज हम इस तरह के विद्यालय देखते हैं। नंबर 7 है पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। तो इस योजना के तहत BPL परिवारों की हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए 30,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई। यह लाभ सभी वर्गों के लिए था, लेकिन ये योजना केवल यूपी सरकार की थी। तो इस प्रकार से स्त्री शिक्षा के विकास के लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई, कई सारे आयोग कमेटियां गठित की गई। कभी कभी एग्जाम में इसके अलग से क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि महिलाओं की शिक्षा के लिए किए स्वतंत्रता के पश्चात किए गए प्रयासों का वर्णन करें, या फिर कभी दे देगा अनुसूचित जाति और जनजातियों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए किए गए सरकारी प्रयासों का वर्णन करें। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन 2 भागों में भी रहता है, या फिर एक भाग में भी देगा कि हास्यकरण से आप क्या समझते हैं। हाशिए पर खड़े लोगों की शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन करें या उनके लिए किए जा रहे कार्यों का वर्णन करें। तो ये वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो चुका है, तो हम लोग ST, SC की शिक्षा के लिए जो व्यवस्था की जा रही है या जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि जैसे मैंने ये एक पॉइंट्स को बहुत छोटे में डील किया है, चूंकि ये नोट्स है, इसे आप एक बार बुक से अवश्य पढ़ लें और हर एक पॉइंट को अलग अलग स्टार देके आप लिखें और थोड़ा बहुत 1-2 लाइन में उसे डील कर दें। जैसे कि यह छात्रावास की व्यवस्था, तो उसे एक अलग लाइन में स्टार करके लिख दिए। दूसरा है आवागमन की सुविधा की व्यवस्था। तीसरा है छात्रवृत्ति की व्यवस्था, तो फिर उसको भी आप चाहे तो 1-2 लाइन में डील कर सकते हैं। जैसे छात्रावास की व्यवस्था, तो वैसी छात्राएं जो प्रतिदिन आना जाना विद्यालय नहीं कर सकती, उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए। फिर आवागमन की सुविधा में आप डाल दें कि जो छात्राएं जिनका घर विद्यालय से बहुत दूर है और उनके लिए पैदल प्रतिदिन आना जाना मुश्किल है, तो उनके लिए आवागमन की सुविधा दी जाए। जैसे अभी आप देखिए साइकिल दिया जा रहा है, दिया जाता है। फिर उसी तरह से छात्रवृत्ति की व्यवस्था में आप एक लाइन लिख सकते हैं कि जो छात्राएं या जिनके परिवार आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं, तो वैसी छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाए, या फिर जो प्रतिभावान छात्र या छात्राएं हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाए, जिससे कि वो अपने आगे की पढ़ाई रख सके। तो इस तरह से आप एक एक पॉइंट को और भी ज्यादा विस्तृत रूप से लिख सकते हैं अगर अलग से क्वेश्चन आए तब। और अगर एक ही क्वेश्चन में दे देगा कि हास्यकरण या हाशिए पर खड़े वर्ग के लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करें, तब तो आपके लिए ये सफिशिएंट होगा आंसर। तो आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे ST, SC के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था की जा रही है, क्या उन्हें क्या सुविधाएं दी गई स्वतंत्रता के पश्चात, जिससे कि उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके, वे भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।